Hello guys, good morning and Jai Hind to you all. Welcoming all of you here in our SST class. So guys, today we have to start revision of our history subject. And as we have completed our first chapter, that is the French Revolution, today we are going to revise this chapter. Okay, so look, when we have started this chapter, we had started with the event of 14 July. Okay, and उसके बाद हमने flashback में जाके क्या किया था, स्टोरी को समझा था. बट आज हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फ्रेंच सोसाइटी. हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंच सोसाइटी से. लुक, जब हमने डिस्कस किया था चैप्टर को फर्स्ट टाइम तो 14 जुलाई के इवेंट को डिस्कस किया था. उसके बाद हमने आगे और पीछे के बहुत सारे इवेंट्स को इधर उधर मिक्स करके पढ़ा था. ठीक है, लेकिन आज हम जब इसको डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम एक फ्लो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जाएंगे ताकि वो पूरी की पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी आपको समझ में आ जाए कि ये रेवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था और इसके पीछे क्या क्या रीजंस थे और इससे क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर अगेन आई वांट टू टेल यू कि हम ये पढ़ने क्यों वाले हैं, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ने वाले हैं. तो देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम में हम जो कुछ भी ह्यूमन राइट्स एंजॉय कर रहे हैं ना, राइट टू स्पीक, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब की स्टार्टिंग इस रेवोल्यूशन से हुई थी. सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर हियर. Okay, that is the French Revolution. So let's start revising this chapter. So we will start the French Society 1774. 1774 क्या है पहले समझिए. सेंचुरी क्या होती है समझिए कि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ये 18th सेंचुरी की स्टोरी है. अभी 21st सेंचुरी चल रही है. 18th सेंचुरी का मतलब क्या है कि 1700 से लेके लुक 1800 है ना, यानी इसके बीच का जो 1000s का टाइम था, 1000 ईयर्स का, ये 18th सेंचुरी था. और इसी के बारे में हमें पूरा डिस्कस करना है क्योंकि ये पूरी इंसिडेंट्स, ये पूरा रेवोल्यूशन जो कंप्लीट हुआ था, स्टार्ट हुआ था, फिनिश हुआ था, ये सब इसी में हुआ था. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए 18th सेंचुरी के लेट में, मतलब लास्ट में आप कह सकते हो, लेट 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के लास्ट में देखिए 1774 है, मतलब हाफ से ज़्यादा फिनिश हो चुका है. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 3/4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है इस सेंचुरी का, तो हम लेट 18th सेंचुरी कह सकते हैं. तो लेट 18th सेंचुरी में 1774 की बात है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो. उस समय जो फ्रेंच सोसाइटी थी, मतलब जो फ्रांस था उस समय, वहाँ पे फ्रांस में जो लोग रहते थे वो किस तरीके से रहते थे. तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 1, 2 एंड 3. यू कैन से दिस इज फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे उनको क्लर्जी कहा जाता था. अब ये क्लर्जी कौन है? क्लर्जी वो पीपल हैं जो चर्च से रिलेटेड पर्सन हैं, मतलब चर्च के फादर हो सकते हैं, चर्च में काम करने वाला कोई पर्सन हो सकता है. ऑल दैट पर्सन्स विच आर रिलेटेड टू द चर्च आर नोन एज क्लर्जी. इनको बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माना जाता था. क्यों? क्योंकि ये गॉड के पास थे. ठीक है. सेकेंड वन, नोबेलिटी. अब ये नोबेलिटी का मतलब क्या है? नोबल. नोबल मीन्स हाई. ये क्या थे? फ्रांस में उस समय जो किंग थे, किंग, क्वीन, किंग की पूरी फैमिली में आने वाले जितने भी मेंबर्स थे, ऑल दैट मेंबर्स वर नोन एज नोबल पर्सन्स. तो नोबेलिटी ग्रुप, क्लर्जी ग्रुप, नोबेलिटी ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप दैट इज नोन एज थर्ड स्टेट. इसमें क्लर्जी दैट मीन्स चर्च रिलेटेड सारे पर्सन्स को छोड़ के, और नोबेलिटी मतलब किंग और किंग की फैमिली को पूरे छोड़ के जो दूसरे पर्सन्स थे, लाइक ट्रेडर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, मर्चेंट्स, जितने भी दूसरे पर्सन थे वो सब थर्ड स्टेट कैटेगरी में आते थे. तो लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस की जो कंडीशन थी, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, वो इस 3 टाइप के पार्ट में डिवाइडेड थी. आई होप कि ये फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी आपको समझ में आ गया होगा. अब फ्रांस की ऐसी तो सोसाइटी थी उस समय, जैसे आज हम टैक्स पे करते हैं, उस समय भी लोग टैक्स पे करते थे. अब देखिए वो टैक्सेस क्या थे. 2 टाइप के टैक्सेस थे, टाइट्स एंड टाइल. टाइट्स क्या है भाई? दिस वन. ये कैसा टैक्स है? तो टाइट्स वो टैक्स है जो क्लर्जी कलेक्ट करते थे. क्लर्जी कलेक्ट करते थे टाइट टैक्स. ये क्या है कि भगवान के लिए पूजा अर्चना करने के लिए जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था लोगों से, दैट इज़ नोन एज टाइट्स, जिसे क्लर्जी कलेक्ट करते थे. और एक दूसरे टाइप का टैक्स लगता था लोगों पे, टाइल. ये कैसा टैक्स है भाई? तो टाइल वो टैक्स है जो हर चीज़ में लोग परचेस करने के टाइम पे करते थे, और ये जो टैक्स होता था ये नोबेलिटी फैमिली यानी कि किंग के पास जाता था. इससे किंग अपना सारा काम करते थे. तो 2 टाइप के टैक्सेस भी थे, टाइट्स और टाइल. ऐसे ही फ्रांस की कंडीशन, फ्रांस की स्टोरी लगातार स्लोली आगे बढ़ रही थी.
लेकिन इसी बीच धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ने लगी। और अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल करना। अब ये कैसे हुआ, देखिए फ्रांस में 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्सीमेटली 23 मिलियन थी, है ना। मतलब ये फ्रांस मान लीजिए, दिस इज़ फ्रांस, है ना। 18वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, है ना। 23 मिलियन थी फ्रांस की पॉपुलेशन, मतलब फ्रांस में 23 मिलियन लोग लगभग थे। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सारे प्रोडक्शन होते थे, लोगों को सारी चीज़ें मिल जाती थी। धीरे धीरे जब 18वीं सेंचुरी का लास्ट आ गया, इधर 1789 की अगर बात करें तो लास्ट जब आने लगा तो फ्रांस की उस समय पॉपुलेशन बढ़ के 28 मिलियन हो चुकी थी। मतलब हम देखें तो 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई थी, जो 5 मिलियन एक्स्ट्रा हो गई थी। पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया कि फ्रांस में जो प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि लोग ज़्यादा होंगे तो खाएंगे ज़्यादा, डिमांड चीज़ों की ज़्यादा होगी, डिमांड बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ा, है ना। लेकिन इसी बीच अब प्रोडक्शन किसी चीज़ का, कोई भी खाने वाली चीज़ कैसे बनती है, क्रॉप से बनती है, ग्रेन से बनती है। लेकिन अगर कभी भी फ्रांस में अगर सूखा पड़ जाए, ड्रॉट हो जाए, है ना, क्योंकि पूरा का पूरा जो फार्मिंग सिस्टम होता है वो वेदर पे डिपेंडेड होता है। तो अगर कभी भी किसी टाइम में कोई वेदर कंडीशन ख़राब हो गई अगर, तो ग्रेन्स कम होंगे, क्रॉप्स कम होंगे। तो अक्सर ऐसा यहाँ होता था फ्रांस में कि लोगों को भूखे रहना पड़ता था और ज़िंदा रहने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। क्योंकि ऐसे कंडीशंस में जो ब्रेड थी, नॉर्मल आप कह सकते हो वहाँ पे खाने वाली जो चीज़ है ब्रेड, उसका रेट बहुत हाई हो जाता था। तो जो पुअर लोग थे थर्ड स्टेट में, अभी हम थर्ड स्टेट के बारे में थोड़ा और भी डिस्कस करेंगे कि थर्ड स्टेट में भी दो टाइप के लोग थे, कुछ लोग पुअर थे और कुछ लोग रिच थे। तो मोस्टली पुअर ही थे, आप कह सकते हो थर्ड स्टेट के 75% पर्सन जो थे वो पुअर थे, 25% जो थे वो मिडिल क्लास या कुछ रिच थे। तो ये लोग तो अफोर्ड कर लेते थे, लेकिन जो पुअर पर्सन थे उनको अफोर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम होती। तो अक्सर वहाँ पे लोगों की मौत होती रहती थी। क्यों? क्योंकि जब कभी भी सूखा पड़ता था फ्रांस में या कोई भी वेदर फिनोमेना हो जाती थी, प्रॉब्लम आती थी, तो वहाँ पे तुरंत ब्रेड की जो रेट है वो बहुत हाई हो जाते थे और पुअर पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से वो सर्वाइविंग के लिए स्ट्रगल भी कर रहे थे फ्रांस के लोग, ठीक है। 1789 में पॉपुलेशन 28 मिलियन हो चुकी थी, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, टैक्सेस भी पे कर रहे हैं और 3 टाइप के लोग हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब इसी बीच हमें डिस्कस करना है ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास, है ना। देखिए जो अभी हमने बताया कि थर्ड स्टेट में 2 टाइप के पर्सन थे, पुअर और रिच। तो जो पुअर पर्सन थे उनके जो बच्चे थे वो भी पुअर ही थे, वो क्या करते थे, फैमिली में हमेशा इन्वॉल्व रहते थे, पैसे कमाने के लिए वो लोग काम करते थे। लेकिन इस थर्ड स्टेट में ही जो कुछ रिच पर्सन थे वो क्या करते थे, वो लोग, उनकी अर्निंग थोड़ी सी अच्छी थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा था, तो उनके बच्चे थोड़े पढ़े लिखे होते थे, ठीक है। थर्ड स्टेट में जो थोड़ी रिच पर्सन थे, है ना, रिचर पर्सन थे, वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, परेशान तो सब लोग थे ही, टैक्स पे कर करके परेशान थे। इसके अलावा जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस आती थी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, तो लोग परेशान रहते ही थे फ्रांस के। लेकिन उनको लीड करने वाला कोई नहीं होता था, जिससे वो परेशान तो थे, किंग के अगेंस्ट बोलते तो थे, लेकिन सामने जाकर नहीं बोल पाते थे। कोई लीड करने वाला नहीं था जो उनको गाइड करे, जो उनको पाथ दिखाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो थर्ड स्टेट में जो रिच पर्सन है उनके जो बच्चे थे, या आप कह सकते हो जो थर्ड स्टेट के रिच पर्सन थे वो पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, धीरे धीरे वो लोग क्या इकट्ठा होना शुरू हुए, है ना। किंग के खिलाफ बोलना शुरू किया उन्होंने, न्यूज़पेपर्स में राइट किया उन्होंने, जगह जगह खड़े होकर लोगों को इकट्ठा करके उनको समझाना शुरू किया। क्या समझाना शुरू किया, सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया, कि ये जो टैक्सेस थे, टाइट्स और टाइल, ये केवल थर्ड स्टेट के लोगों को ही देना पड़ता था। क्लर्जी और नोबिलिटी ये टैक्स पे नहीं करते थे, है ना। जो थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत बुरा लगता था। तो धीरे धीरे जब मिडिल क्लास के लोग जो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन थे, उनको भी ये पसंद नहीं था कि हम लोग टैक्स पे करते हैं और वो लोग पे नहीं करते हैं। अगर कोई पर्सन केवल नोबिलिटी ग्रुप में या फिर क्लर्जी स्टेट में पैदा भी हो गया तो उसको लाइफ टाइम टैक्स पे नहीं करना है, जो इनको पसंद नहीं आया। तो इनका भी मानना था, जो पढ़े लिखे लोग थे, इन्हीं को हम ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं थर्ड स्टेट के, कि इनका भी ये मानना था कि किसी को भी इतने पावर्स नहीं देने चाहिए कि बर्थ से ही उनको टैक्स नहीं पे करना है और हम बर्थ से ही टैक्स पे करते चले आ रहे हैं। पढ़े लिखे होने की वजह से उनके अंदर किसी भी चीज़ को लीड करने की पावर, मतलब आप कह सकते हो समझदारी भी थी।
हुआ क्या कि धीरे धीरे ये लोग दूसरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। इन लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे 3rd क्लास के, दूसरे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स देने लगे, है ना। और लोगों को इकट्ठा करके ये लोग क्या करते थे, उनको समझाते थे कि हम किंग के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। अब इसी बीच देखिए क्या हुआ कि 1774 में क्या हुआ था, एक और चीज़ है, इसको समझिए। 1774 में ही एक राजा थे लुई 16, है ना, जो बर्बन फैमिली से थे, और 1774 में ही उनको फ्रांस का थ्रोन दिया गया, मतलब उनको फ्रांस का राजा बनाया गया था। 1774 में लुई 16 को फ्रांस का राजा बनाया गया था। लेकिन जब लुई 16 फ्रांस के राजा बने थे तो उस समय जब उन्होंने देखा तो फ्रांस का जो ट्रेजरी था, है ना, किसी भी किंग की एक ट्रेजरी होती है जहाँ पर उनका सारा खजाना, सारा पैसा, सब कुछ रखा होता है, वो बिल्कुल खाली था। क्यों खाली था भाई? क्योंकि फ्रांस ने ऑलरेडी इतने सारे वॉर देखे हुए थे, इतने सारे उन्होंने फाइट की हुई थी दूसरे कंट्रीज़ के अगेंस्ट, कि उनका जो खजाना था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। जो उनका फोर्ट था, किला था, वो भी इतना बड़ा था कि उसको मेंटेन रखने में भी बहुत सारे पैसे खर्च होते थे, आर्मी को मेंटेन रखने में पैसे खर्च होते थे, ठीक है। तो इसलिए उनका खजाना भी बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो चुका था। तो अब देखिए, जब इधर मिडिल क्लास के लोग ग्रो हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो इसी बीच एक और इंसिडेंस हुआ कि जो ब्रिटिश पर्सन हैं जिन्होंने फ्रांस पे अटैक करके रखा हुआ था, बार बार फ्रांस को परेशान करते थे, ये ब्रिटिश पर्सन अमेरिका में भी परेशान किए थे लोगों को। अमेरिका के लोगों को भी क्या करके रखे थे, अपने अगेंस्ट कंट्रोल करके रखते थे। तो अमेरिका में भी एक, आप कह सकते हो, रेवोल्यूशन शुरू हुआ इन ब्रिटिश पर्सन्स को भगाने के लिए। फ्रांस ऑलरेडी ब्रिटेन का क्या था, दुश्मन था, अमेरिका भी था, तो फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प कर दी, अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कराने में अमेरिका की हेल्प कर दी फ्रांस ने। इससे क्या हुआ कि जो फ्रांस का जो आप कह सकते हो ट्रेजरी था, वो पूरी तरीके से खाली हो गया, मतलब आप कह सकते हो माइनस में चला गया, बहुत सारा डेप्ट हो गया फ्रांस के किंग पे, लुई 16 पे। अब लुई 16 पे जब बहुत सारा डेप्ट हो गया तो देखिए अब उस समय, अब यहाँ पे रेवोल्यूशन की शुरुआत होने वाली है, ठीक है। जब बहुत सारा कर्ज हो गया तो अब किसी भी पर्सन के ऊपर कर्ज हो जाएगा, किसी भी किंग के ऊपर कर्ज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ से पैसे कलेक्ट करेगा? क्योंकि किंग के पास पैसे कलेक्ट करने का बस एकमात्र जो ज़रिया होता है वो होता है टैक्स। और जो टाइल के नाम पे ऑलरेडी फ्रांस के लोग किंग को पे कर रहे थे, जो बहुत ही ज़्यादा टैक्स था, क्योंकि वो ऑलरेडी टाइथ भी देते थे क्लर्जी को, तो उनको और भी फील होता था। अब इसी बीच जब किंग ने देखा कि उसकी ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, लुई 16 ने जब देखा कि उसकी ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, तो लुई 16 ने सोचा कि क्यों ना ये 3rd स्टेट के जो पीपल हैं इनके टैक्स को और इंक्रीज़ कर दिया जाए, ताकि ट्रेजरी में ज़्यादा पैसे आएँ और चीज़ों को हैंडल करना थोड़ा ईजी हो जाए और अपने डेप्ट को भी वो क्लियर कर सकें। तो जब ऐसा उन्होंने सोचा तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए उस समय किंग के पास पावर तो थी, लेकिन फ्रांस में एक सिस्टम था। फ्रांस में जो 3 अलग अलग स्टेट्स थे, किंग को ऐसा पावर नहीं था कि वो जो सोच रहा है उसको इम्प्लीमेंट करा दे, उसको डिस्कस करना पड़ता था। किससे डिस्कस करना पड़ता था? स्टेट जनरल से डिस्कस करना पड़ता था चीज़ों को। अब ये स्टेट जनरल कौन है समझिए, ये जो 3 अलग अलग स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट से कुछ पर्सन्स को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में तैयार किया गया था कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वही जाएंगे किंग से डिस्कशन के लिए। तो 300 पीपल क्लर्जी के पास भी थे, 300 पीपल नोबिलिटी के पास भी थे, और 3rd स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। मतलब 300 और 600 रिप्रेजेंटेटिव्स इन 3 अलग अलग स्टेट्स के थे, जिन्हें हम जनरल स्टेट्स कहते हैं, जिनसे किंग डिस्कशन किया करते थे किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। तो किंग ने क्या किया, किंग ने एक असेंबली बुलाई, किसकी? स्टेट जनरल्स की। मतलब उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव क्लर्जी के, 300 रिप्रेजेंटेटिव नोबिलिटी के और 600 रिप्रेजेंटेटिव 3rd स्टेट्स के जाने वाले थे उस असेंबली में। जब किंग ने असेंबली बुलाई थी 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को जब किंग ने इन सभी लोगों की असेंबली बुलाई डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए, एक्चुअली वो डिबेट नहीं था, वो बस डिस्कशन था। किंग यहाँ पे किसी से राय नहीं लेते थे, बस वो बताते थे कि मुझे ये करना है और आप सब लोगों को ये बिल पास करना है, इसे इम्प्लीमेंट करवाना है। देखिए हमेशा तो यही होता था, कोई भी बिल किंग लाते थे, अपने जो भी उनके माइंड में आता था आइडिया वो सामने रखते थे असेंबली के और वो पास हो जाता था। लेकिन इस बार जो 3rd स्टेट से गए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पढ़े लिखे रिप्रेजेंटेटिव्स थे और ऑलरेडी वो बहुत परेशान थे किंग से, वो ऑलरेडी किंग के अगेंस्ट थे। तो इस बार जब किंग ने असेंबली बुलाई थी 5 मई 1789 को, तो वहाँ पे जाके जो 3rd स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वहाँ पे जाके उन्होंने पहले अपनी प्रॉब्लम्स को रखा किंग के सामने। अप्रॉक्सीमेटली 4000 प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाई थी उन्होंने, और वो जाके उन्होंने किंग के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को रखा।
प्रॉब्लम्स को जब रखा किंग के सामने तो क्या हुआ, किंग ने पहले तो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने से मना कर दिया। फिर जब प्रॉब्लम्स को सुनने से मना कर दिया तो रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक आइडिया दिया कि यहाँ पे देखिए बिल पास करने के लिए किंग को क्या करना पड़ता था, एक स्टेट जनरल की असेंबली बुलानी पड़ती थी और उन 3 स्टेट्स थे अलग अलग, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, हर स्टेट से एक एक वोट लेना पड़ता था बस। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने मिलकर किंग को एक इसमें चेंजिंग करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव को एक वोट देने का राइट देना चाहिए, उसके बाद ही वो लोग किसी भी आप कह सकते हो बिल पर डिस्कशन करेंगे। और किंग को तो टैक्स वाला बिल चाहिए था कि टैक्स इंक्रीज़ कर दिया जाए लोगों पे। लेकिन जब इन्होंने थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हर एक मेंबर को 1-1 वोट देने का राइट मांगा तो किंग ने मना कर दिया। और जैसे ही लुई 16 ने मना किया तो थर्ड स्टेट के जो पर्सन थे वो असेंबली को छोड़ के वॉकआउट कर गए, मतलब बाहर चले गए, असेंबली वहीं पे ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देखिए असेंबली तो ख़त्म हो गई, इसके बीच एक चीज़ ये है जो छूट गई थी, डिस्कस करते हैं इसको। ये क्या है दोनों, देखिए ये बुक्स हैं, ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट एंड सेकंड बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। ये दोनों बुक्स, जो फर्स्ट बुक है द ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट ये लिखी है जॉन लॉक ने, और सेकंड बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज ये लिखी है मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, ये दोनों लोग क्या हैं, फिलोसोफर्स हैं, सोशोलॉजिस्ट, आप कह सकते हो सोशियोलॉजिस्ट हैं। और ये करते क्या थे, जब मिडिल क्लास ग्रो हो रही थी, मतलब मिडिल क्लास थर्ड स्टेट के लोग जब क्या कर रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे और लोगों को कलेक्ट कर रहे थे, उनको समझा बुझा रहे थे, तो उसी बीच इन दोनों पर्सन ने भी क्या किया था, इनके सपोर्ट में ये दोनों बुक्स पब्लिश की थी। इन बुक्स में इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है और इन्होंने भी खुल के सामने, ये दोनों पर्सन भी खुल के सामने आए और इन्होंने भी सपोर्ट किया थर्ड स्टेट के मिडिल क्लास का, मतलब थर्ड स्टेट के एजुकेटेड पर्सन का, कि येस यू आर राइट, आप जो कह रहे हैं ये सही है और इसी तरीके से होना चाहिए। किसी भी नोबेलिटी को शुरू से ही बहुत सारे पावर्स नहीं मिलने चाहिए। मतलब एक तो लोगों का सपोर्ट, लोग पहले से परेशान थे, थर्ड क्लास के पीपल एजुकेटेड हो रहे थे, उनका सपोर्ट मिल रहा था, और साथ में ये जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा था। और अब देखिए यहाँ पे आते हैं वापस कि थर्ड स्टेट की जब जनरल स्टेट्स की जब असेंबली हुई थी और उसमें से जब थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स वॉकआउट कर गए थे तो वहाँ से तो उस समय चले गए, असेंबली ख़त्म हो गई। लेकिन बाद में दोबारा ये सभी लोग 20 जून 1789 को एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, ठीक है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए, कौन, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट। ये कलेक्ट हुए कहाँ पे, एक इंडोर टेनिस कोर्ट में कलेक्ट हुए और सभी लोगों ने मिलके अपने आप को नेशनल असेंबली अनाउंस किया। ठीक है, नेशनल असेंबली, ये डेट याद करिएगा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेशनल असेंबली कब बनी थी। तो नेशनल असेंबली बनी थी 20 जून 1789 को। कहाँ पे, इंडोर टेनिस कोर्ट में। इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली अनाउंस किया और वहीं पे इन्होंने अपने आप से एक कसम खाई कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें किंग के पावर्स को कंट्रोल किया जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब देखिए रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी। जैसे ही वो लोग वर्कआउट किए वहाँ से रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी थी। लोग ऑलरेडी परेशान थे, ये पूरा आप कह सकते हो स्टार्टिंग में पहले से ही लोग परेशान थे। उसके बाद जो इमीडिएट रीज़न था वो अब आने वाला था कि थर्ड जो एक्स्ट्रा टैक्स का नाम सुन के लोग और भी राजा से नाराज़ हो गए और इधर इस बीच नेशनल असेंबली बनी और नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोचा। अब इसी के बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं जिससे हमें ये सब समझना बहुत आसान हो जाएगा। नेशनल असेंबली ने जब खुद से प्रॉमिस किया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का, इसी बीच एक डेट है 14 जुलाई 1789। ठीक है, ध्यान देखिएगा, 5 मई को नेशनल असेंबली बुलाई थी लुई 16 ने, जो वॉकआउट कर गए थे 600 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट। उसके बाद 20 जून को वापस कलेक्ट हुए इंडोर स्टेडियम में, वहाँ पे नेशनल असेंबली बनी। नेशनल असेंबली बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का प्रॉमिस किया उन्होंने खुद से। उसी के बाद इसी बीच 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोगों को एक फेक न्यूज़ मिली। फेक न्यूज़ क्या थी कि जो किंग है उसने अपनी आर्मी को भेजा है शहर में लोगों को पकड़ने के लिए, उनको जेल में डालने के लिए, प्रिजनर बनाने के लिए। लोग इससे बहुत परेशान हो गए और फ्रांस के बीच में ही एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है, वहाँ पे लोग कलेक्ट हुए, कह सकते हैं एक चौराहे पे लोग, बहुत सारा बड़ा सा जहाँ स्पेस था वहाँ पे फ्रांस के सभी लोग कलेक्ट हुए और उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जो किंग की आर्मी आ रही है, जो किंग की सेना आ रही है, उसके खिलाफ वो फाइट करेंगे, इतनी आसानी से वो प्रिजनर नहीं बनेंगे। तो 14 जुलाई को ही सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि आर्मी से फाइट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी, वेपन्स की ज़रूरत होगी। और वेपन्स
कहाँ मिलेंगे, तो वेपन्स अलग अलग ऑफिसेस में मिल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ऑफिसेस में वहाँ पे सिपाही रहा करते थे। तो लोगों ने क्या किया, जितने भी गवर्नमेंटेड ऑफिसेस थी उस पर अटैक करना शुरू किया ग्रुप बना के। बहुत सारे ऑफिसर्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे ऑफिसर्स से छोटे मोटे उन्होंने वेपन्स भी कलेक्ट कर लिए आर्मी से फाइट करने के लिए। लेकिन ये रियल था नहीं, उनको बस ये न्यूज़ मिल गई थी कि आर्मी आ रही है। इसके बाद सभी लोगों ने मिलकर बॉस्टाइल फोर्ट था, बॉस्टाइल फोर्ट पर उन्होंने अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो बॉस्टाइल फोर्ट था ये किंग का पावर माना जाता था, ये किंग का एक सिंबल था पावर का। तो बॉस्टाइल फोर्ट को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से। वहाँ के जो प्रिजन था उस पर अटैक कर दिया, वहाँ पे जो प्रिजनर्स थे उनको छुड़ा दिया। 7 प्रिजनर्स थे वहाँ पे लगभग, उनको छुड़ा दिया। और जो वहाँ पे आप कह सकते हो जो गार्ड था प्रिजन का, जो गार्ड था उसको भी मार दिया। इसके बाद जितने वेपन्स थे वहाँ पे सब लोगों ने कलेक्ट कर लिया और इधर उधर भागने लगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि बॉस्टाइल फोर्ट को जब उन्होंने डिमोलिश किया, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, तो उसके जो स्टोन्स थे, है ना, जो पत्थर थे टूटे हुए, उसको लोग क्या करके उठा के अपने घर ले गए निशानी के तौर पे। और बहुत सारे लोगों ने उसको ले जाके मार्केट में सोल्ड भी कर दिया, और मार्केट में बहुत सारे लोगों ने उसको ख़रीदा कि वो निशानी के तौर पर अपने घर पर रखेंगे। तो ये तो इंसिडेंट्स हुई थी 14 जुलाई 1789 को। इन सब से क्या हुआ, जब लोग इतने एग्रेसिव हो गए तो लोगों का इतना एग्रेसिवपन देख के जो लुई 16 थे किंग थे वो बहुत परेशान हो गए, वो डर गए। और उन्होंने क्या किया, वो सामने आया और उन्होंने अपनी गलती को माना कि वो गलत कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं, ऊपर से और भी टैक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, इसी बीच जो नेशनल असेंबली थी उसने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कंप्लीट कर लिया। ओके, और फाइनली लुई 16 ने क्या किया, लुई 16 ने मान लिया कि ओके अब हमारे ऊपर नेशनल असेंबली का कंट्रोल होगा और हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। तो इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने स्टार्टिंग से डिस्कस कर लिया कहाँ तक कि अब फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आने वाला है। ठीक है, अब इसके कहाँ आगे का जो स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। हर एक लाइन एक टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में कैसे मोनार्क सिस्टम भी था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ था। ओके, और उसके बाद हम आगे की स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। थैंक यू एंड जय हिंद गाइस।